हेलो चैंपियंस। तो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है और जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं साइंस में वो फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मूला पता भी होना चाहिए और एक लास्ट मिनट में फॉर्मूले का रिवीजन भी होना चाहिए, जिससे आपको वो फॉर्मूला रिफ्रेश रहेगा और आप उसको बेहतर ढंग से अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर्मूले का रिवीजन कराना बहुत मायने रखता है और ये वीडियो इसी रिवीजन के ऊपर है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट में ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि लास्ट मिनट आप रिवाइज करोगे, उस पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं आपको सारे फॉर्मूलाज इस वीडियो में रिवाइज कराने वाला हूं। लास्ट मिनट आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आपके सारे फॉर्मूला रिवाइज भी हो जाएंगे और लास्ट मिनट होने वाला कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आप इन सही फॉर्मूला को सही तरीके से अप्लाई करके आओगे, सही आंसर निकलेगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100% फॉर्मूला रिवीजन का ये सेशन। बात करें अगर क्वेश्चन की, न्यूमेरिकल्स की, तो दो टॉपिक, दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 लाइट एंड चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इन्हीं दोनों में फॉर्मूलेज हैं और इन्हीं दोनों चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आइए इन चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में अगर बात करें तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर जिनसे रिफ्लेक्शन होता है वहां आता है मिरर फॉर्मूला। तो जो मिरर फॉर्मूला है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन बताता है। तो यहां आप देख पा रहे हो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ध्यान रखना यहां प्लस का साइन है क्योंकि लेंस में यहां माइनस हो जाता है। ठीक है, अब यहां जो v है वो आपका इमेज डिस्टेंस है, कहां से? पोल से। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहां से? पोल से। और f क्या है? स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ, कहां से? पोल से। अगर स्फेरिकल मिरर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ आपका माइनस में होगा, अगर स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ प्लस में होगा। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो साइन सही यूज करना, नहीं तो आंसर आपका गलत निकलेगा। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला के बाद आपको अगर क्वेश्चन में पूछता है नेचर बताओ इमेज का, तो नेचर बताने के लिए आप मैग्निफिकेशन निकालो। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है मिरर के केस में वो होता है -v/u और मैग्निफिकेशन हम हाइट ऑफ इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर पहले फॉर्मूला से आपने v निकाल लिया, v और u पता है तो m की वैल्यू आ जाएगी। और मैग्निफिकेशन का अगर साइन माइनस आया आपका तो समझ जाना कि इमेज का नेचर क्या है, इमेज रियल और इन्वर्टेड है। और m फॉर्मूले से निकला पॉजिटिव तो इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट। और अगर m पता चल गया और अगर आपको हाइट ऑफ इमेज यानी h डैश पूछा है, h दिया है, m निकल गया, तो इस फॉर्मूले का यूज करके m इक्वल टू h डैश अपॉन h आप क्या कर सकते हो, हाइट ऑफ इमेज भी पता लगा सकते हो। जो पूछा जाएगा वो आप पता लगा सकते हो। क्लियर? तो ये आपका मिरर फॉर्मूला है, देख लीजिएगा इसको। साइन यहां याद रखना है कि मिरर फॉर्मूले में यहां प्लस है और मैग्निफिकेशन में यहां माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया रिवीजन। चलिए आगे चलते हैं। फिर बात करें अगर लेंस की, तो लेंस के केस में रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है। वहां जो लेंस का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बदल जाता है। क्या है? 1/v माइनस 1/u। मिरर में क्या था? प्लस, लेकिन लेंस के केस में माइनस होता है, इक्वल टू 1/f। यहां जो v है वो इमेज की डिस्टेंस है, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। और f क्या है? फोकल लेंथ, कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ आप पॉजिटिव लेंगे, अगर लेंस निगेटिव है मतलब लेंस कॉनकेव है तो आपका फोकल लेंथ माइनस होगा। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगर मैग्निफिकेशन की बात करें लेंस के केस में तो यहां फॉर्मूला हो जाता है m इक्वल टू v/u। मिरर में क्या था? -v/u। ठीक है, यहां v/u है लेंस के केस में, और इसे हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और m की वैल्यू अगर आपने निकाला और अगर वो m का साइन माइनस आया तो तुरंत समझ जाना, अगेन माइनस मतलब रियल इमेज है और m प्लस आया तो वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगी और रियल हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है। बात समझ में आया? अगर m इक्वल टू 1 आएगा मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है। m की वैल्यू 1 से बड़ी तभी आएगी जब इमेज बड़ा होगा, और m की वैल्यू 1 से कम आएगी मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है।
ठीक है, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिनको आप याद रखना है तभी आप उसे यूज कर पाओगे। ठीक है, तो हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया, लेंस फॉर्मूला पढ़ लिया। आइए बच्चों आगे चलते हैं, अब हम लेंस का पावर देखते हैं। तो पावर का फॉर्मूला है 1/f। अब आप ये बताइए कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। लेंस की पावर आएगी किसमें? डायप्टर में। उसके लिए फोकल लेंथ किस में रखना है? मीटर में। ये ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। तो फोकल लेंथ मीटर में होगा तभी पावर आपका डायप्टर में सही आएगा। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और पावर भी पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव और कॉनकेव लेंस का पावर भी नेगेटिव। क्लियर? चलिए फिर बात करें, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन आता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालें? तो दो तरीका है। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है, मान लो लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो आई और आर एंगल पता होगा, और अगर एंगल आई और आर पता है तो दोनों एंगल का साइन वैल्यू ले लीजिए और साइन वैल्यू का रेशियो ले लीजिए, वो होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू 1 के बराबर। मान लो लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, तो पहला मीडियम क्या हो गया? एयर, दूसरा मीडियम ग्लास। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर बताना है, तो आप क्या करोगे? तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन वैल्यू का रेशियो ले लो, साइन आई अपॉन साइन आर कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको एंगल नहीं दिया है, स्पीड दिया है, तो आप यहां से निकाल सकते हो। एन मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जो एयर के रेस्पेक्ट में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वाटर का होता है 1.33, तो वाटर का 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं, तो किसके कंपैरिजन में है? एयर के कंपैरिजन, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो आप सी यानी लाइट की स्पीड एयर में जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो c डिवाइडेड बाई v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां रखोगे उसी मीडियम में स्पीड की लाइट v होती है। तो अगर आपको v दिया है, c अंडरस्टूड है 3 × 10⁸ होता है, तो n निकल जाएगा। n दिया है, c पता ही है, कोई बताएगा नहीं, याद होना चाहिए 3 × 10⁸, तो v निकल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी लाइट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, फॉर्मूले भी बहुत सिंपल है। पहला फॉर्मूला, अगर आपको करंट निकालना है तो करंट कब पैदा होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ क्या लेके चलते हैं? चार्ज। तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, यही होता है करंट, I = Q/T। और जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, 100, लाख, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, कोई बताएगा नहीं, पता होना चाहिए। E की वैल्यू माइनस में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना चार्ज, तो 100 पे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को E से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो Q की जगह n ही पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। या पहले Q निकाल लेना, फिर Q = n से Q को E से डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। यूनिट का ध्यान रखना, I एम्पियर में होगा, Q कूलम में और टाइम सेकेंड में। यूनिट सही रखोगे तो आंसर भी सही निकलेगा। फिर बात करें नेक्स्ट, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मुझे चार्ज ले जाना पड़ा, उसके लिए मैंने W वर्क किया, तो जितना वर्क किया उसको टोटल चार्ज से डिवाइड कर दूं, दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकल के आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस V। इस फॉर्मूले में आपका पोटेंशियल वोल्ट में होना चाहिए, वर्क जूल में और चार्ज कूलम में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओम्स लॉ का बहुत प्यारा फॉर्मूला V = IR, जहां V पोटेंशियल डिफरेंस है जो वोल्ट में होना चाहिए, I करंट है जो एम्पियर में होना चाहिए, और R रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट होता है क्या? ओम, है ना? ये आपको पता चल गया। अब इसी में अगर आपको कोई पूछ ले कि बताइए रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो आप रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यहां से बता सकते हो, R = ρL/A, है ना?
जहां R रेजिस्टेंस है, रो क्या है रेजिस्टिविटी, L क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर, और A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो R निकालना है तो R यहां से निकलेगा, यहां से R निकाल कर यहां पुट कर दोगे तो V निकल जाएगा, I निकल जाएगा। मतलब ये दो फॉर्मूले आपस में इंटरकनेक्टेड है और इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दोनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां ये रो रेजिस्टिविटी है जिसका SI यूनिट होता है ओम मीटर, ये केवल किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे कि वायर किसका बना है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ वायर पे भी डिपेंड करेगा और वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क होता है। क्लियर? चलिए अब अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि हमने एक वायर लिया उसका रेजिस्टेंस R है और एक दूसरा वायर लिया जो सेम मटेरियल का बना है, तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा है तो तुरंत समझ जाओ सेम मटेरियल मतलब दोनों वायर का रेजिस्टिविटी यानी रो तो सेम होगा, लेकिन R देखना पड़ेगा कि लेंथ क्या है एरिया क्या है, उस पर डिपेंड भी करेगा। ठीक है? क्लियर? आगे चले, आगे की बात करें तो अगर बहुत सारे रेजिस्टर सीरीज या पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाले? तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका यह है कि सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दो सिंपली। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने दिए हैं सबको ऐड कर दो। और पैरेलल में अगर कॉम्बिनेशन है और पता कैसे चलेगा, ब्रांच निकली होगी, रास्ते अलग अलग निकले होंगे और वो रास्ते आगे जाकर फिर मिल गए होंगे, तो जहां रास्ता अलग हो समझ जाना पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है कि 1/RP, RP मतलब इक्विवेलेंट, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने हैं पैरेलल में उतनों का रेसिप्रोकल का सम। फिर बात आती है इलेक्ट्रिकल पावर की। पावर जिसे वॉट यूनिट में डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला है VI, पोटेंशियल इनटू करंट, और इसे हम I²R भी लिख सकते हैं। अगर हम V को IR पुट कर दें ओम्स लॉ से तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, और I की जगह V/R पुट कर दें तो फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। तो अब इनमें से तीनों में से तीनों फॉर्मूला सही है, लेकिन अप्लाई कौन सा करना है डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, है ना? क्लियर? तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कई जगह इससे काम चल जाएगा, कई जगह सेकंड फॉर्मूला, कई जगह ये थर्ड फॉर्मूला काम करेगा आपको। क्लियर? क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे खुद ही पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला बेटर है। ठीक है? जैसे सीरीज में कनेक्टेड है बहुत सारे लैंप और लैंप का पावर पूछा है, तो क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है और सबका रेजिस्टेंस दिया है, तो एक बार आपने I निकाल लिया तो सभी के लिए I सेम होगा, तो आप इस फॉर्मूले से पावर निकाल लोगे। क्लियर? और पैरेलल में आपका ये ज्यादा फेवर करेगा या ये वाला यूज करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि V सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है। फिर पावर पता है तो पावर को VI को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला है वो या तो VIT कर दो या I²RT कर दो। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग मतलब एनर्जी, है ना? जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं तो उसका कन्वर्जन हो हीट के फॉर्म में, जैसे गीजर में हो रहा है, जैसे प्रेस में हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक केटल में हो रहा है, तो वो वहां आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अप्लाई हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ H हीट है, यूनिट क्या होगी, जूल होगी। I की यूनिट एम्पियर, R ओम, टाइम सेकेंड। क्लियर? फिर लास्ट में ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए कि जूल एनर्जी की यूनिट है लेकिन छोटी यूनिट है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालते हैं तो वो उसमें हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बड़ी यूनिट चाहिए। जैसे मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, तो जो बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कहते हैं। तो ये एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है, और 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो आप ही समझ लो कि कितनी बड़ी यूनिट है ये, है ना? तो ये इलेक्ट्रिसिटी के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज प्लस लाइट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और फॉर्मूले में लगने वाला की कंसेप्ट मैंने आपको सारा रिवाइज करा दिया। अब लास्ट मिनट ये वाला सेशन बहुत ही यूजफुल होगा, तो मैं आपको यही कहूंगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो ये वीडियो जरूर देख के जाएं, इसे पढ़ के जाएं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्ट हो जाए और आप एग्जाम में नर्वस फील ना करो, सही फॉर्मूले को सही तरह से अप्लाई करके आप आंसर निकाल लो, है ना? तो इसीलिए मैं आपको ये सेशन लेकर आया था आपके लिए स्पेशली, ताकि आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में
अच्छे मार्क्स लाएं, मोर देन 95% स्कोर करें। और आप सभी को क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। खुद में यकीन रखो, दुनिया जरूर बदलेगी आपकी, है ना। जय हिंद।